नमस्कार। कोरोना के दौर में बहुत सारी चीजें, बातें दिमाग में आती हैं। पिछले लगभग 1.5 साल से जिस कोरोना को हम लोग झेल रहे हैं या जिस की बर्बादी देख चुके हैं, पिछला 1 साल लगभग हमारा उसी तरीके से बीता और इस साल तो उसने जो रफ्तार पकड़ी उससे हम सब की तौबा-तौबा है। आखिर कई बार हमसे चूक होती है, विज्ञान से भी चूक होती है और पहले पिछले साल भी लगा था कि कोरोना जब कहा गया था कि अप्रैल में पीक पे आएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म होते-होते लंबा टाइम लगा। क्योंकि वायरस है और वायरस का रूप बदलता रहता है और उसके पीछे यही कारण रहा। तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि विज्ञान फेल हुआ या विज्ञानी उसको समझने में चूक गए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ कि वायरस उनको धोखा लगातार देता रहा और इसी तरीके से हमारी समझ से कई चीज़ें जो हम अच्छे से पकड़ सकते थे, वो उतनी अच्छे से नहीं पकड़ पाए। पिछले साल बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन इस बार कुछ ऐसे हालात हुए कि इतनी तेजी से फैला कि हमसे संभल नहीं सका। विज्ञान के अलावा गणित ने भी इस पे काफ़ी कुछ काम किया और हर बार लगता था कि हाँ, ये अब अ, चढ़ाव पर है और अब एक खत्म होने वाला है। लेकिन कई बार फिर जैसा वैसा वैसा ही हुआ कि वायरस ने धोखा दिया, हालात थोड़े गड़बड़ हुए, लोगों ने सावधानी नहीं बरती और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो बुरी तरीके से डगमगा गया, उससे चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ हुई। लेकिन अब इस विज्ञान के अलावा गणित पे जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं देश में, आईआईटी कानपुर के पद्मश्री प्रोफ़ेसर मनींद्र अग्रवाल। मनीष जी की खासियत ये रही है कि ये तमाम विरोधाभासों के बावजूद इस काम में लगे रहे और एक लगातार एक जज़्बा दिखाया कि हाँ, कुछ एक ये इसकी गणित हो सकती है, ये संभावनाएँ हो सकती हैं और पॉज़िटिव नोट के साथ रहे। मुझे उनसे बात करने में हमेशा इस बात का अच्छा लगता रहा कि विपरीत परिस्थितियों में पॉज़िटिव रहे और अब जब सचमुच लग रहा है कि कोरोना की दूसरी वेव का पीक आ गया है, आ रहा है, तो इस पर इस समय इनसे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत-बहुत आभार प्रोफ़ेसर मनींद्र अग्रवाल आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को टाइम दिया, समय दिया। अब आप भी जब पहले कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि अप्रैल से शुरू हो जाएगा पीक होना और अब वो मिड मी मई के आते-आते वो लगभग पीक पे आपका मैं अभी ताज़ा ट्वीट देख रहा था जिसमें आपने बिल्कुल ताज़ा ट्वीट जिसमें आपने कहा कि हाँ, पीक दिखने के स्थितियाँ बन रही हैं। असलियत क्या है? क्या हम माने और उसमें अभी कितनी भूल-चूक लेनी-देनी की संभावना नज़र आती है इसमें? जी हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि कोरोना वायरस जो इस बार आया है वो जैसे आपने कहा सबकी आकलनों को मात दे के गया है। हम भी अपने गणितीय मॉडल के द्वारा लगातार पिछले 2 महीने से इसको ट्रैक कर रहे हैं, निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कब कहाँ तक ये जा सकता है और हमारे आकलन भी अक्सर इसमें फेल किए हैं। कुछ जगह सही भी हुए हैं लेकिन कुछ जगह गलत भी निकल गए हैं। भारत के लिए हमने पहले आकलन किया था 21 से 25 अप्रैल के बीच में पीक इसकी आएगी, लेकिन वो सही साबित नहीं हुआ और लगभग 10 दिन 10 से 15 दिन कह सकते हैं, ये आगे बढ़ गई इसकी पीक। जो हमने आकलन करके निकाला था 25 तारीख करीब आज से 10-12 दिन पहले हमने फिर से आकलन जो किया तो उसमें ये निकल के आया था। तो तब से अब तक जो ट्रैजेक्टरी है इसकी वो लगभग वही बनी हुई है। हमने 4 से 8 मई के बीच में ये आकलन था कि नए इन्फेक्शंस अपने उच्चतम स्तर पे होंगे और लगभग वही दिखने में आ रहा है। इस समय 4,12,000 तक गए थे, अब थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन 4 लाख के ही आसपास बने हुए हैं और यही हमारा अंदाज़ा कहता है कि इस समय हम पीक पे ही हैं, समझ लीजिए। वो एक पीक पे एक ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि केसेस लगभग बराबर कुछ कई दिन तक उनकी संख्या में ज़्यादा
घटाव या बढ़ाव नहीं होता, और वही चीज़ अभी हमें दिखने में आ रही है। तो आशा कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में इसकी संख्या में अब घटाव आना प्रारंभ होगा। और यदि हम और माइन्यूटली देखें, कई सारे बड़े बड़े राज्यों में इस तरह के उतराव आने प्रारंभ हो चुके हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में आप देखेंगे संख्या कम होती जा रही है। जी, दो बातें हैं। एक तो जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र जल्दी पीक पे आएगा, आज से 20-25 दिन पहले की बात थी और पीक पे आया और अब तो वहाँ बहुत सारा उतार पर है और अब बहुत अच्छे से इत्तेफाक ये भी है और हम सबको उनको कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए, बधाई भी देनी चाहिए वहाँ बीएमसी की टीम को, जिन्होंने उसे बहुत अच्छे से अब मैनेज किया है, जो पहले बहुत बर्बादी देखने के बाद अब उसे मैनेज कर पाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ काम हुआ है। एक आईएएस मिस्टर चहल हैं जो उसको पूरी तरीके से उसको देख रहे हैं और सरकार भी उसको काम में इस पे लगी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आंकड़ों की बात करते हैं तो ये सवाल भी उठना लाजिमी होता है कि कई जगह बहुत टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। तो जो टेस्टिंग ना होने का भी तो असर इन आंकड़ों पर पड़ता होगा या ये क्योंकि पॉजिटिविटी रेट का मामला होता है तो उससे क्लियर हो जाती हैं चीजें, जो आपके आंकड़ों के उतार चढ़ाव हैं ये उससे साफ, उससे अलग रहते हैं वो। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और यहाँ पे एक जो हमारे मॉडल की विशेषता है उससे मैं आपको परिचित कराना चाहूँगा। वास्तविक में जो इन्फेक्शन है, जिनकी जो संख्या है, वो जैसे आपने बताया कि टेस्टिंग यहाँ कम होती है तो वास्तविक संख्या ज़्यादा होती है, जहाँ टेस्टिंग ज़्यादा होगी वहाँ वास्तविक संख्या, जो रिपोर्टेड संख्या है उसके शायद उतने उससे अधिक नहीं होगी। तो ये कम ज़्यादा का स्तर हर जगह रहता है। लेकिन जो वास्तविक संख्या है और जो रिपोर्टेड संख्या है, इन दोनों में एक प्रकार का हमारा मॉडल बताता है कि एक प्रकार का समन्वय रहता है। तो जब वास्तविक संख्या कम होने लगेगी तो जो रिपोर्टेड संख्या है वो भी कम होने लगेगी। दोनों में ये समन्वय रहता है। तो जो आप जैसे कहीं कुछ जगह टेस्टिंग कम हो रही है तो ये बात सही है कि वास्तविक संख्या फिर कहीं ज़्यादा है, और जो रिपोर्टेड संख्या है उसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि भाई इतने ही लोग इस समय संक्रमित हैं। लेकिन उसका जो ग्राफ है उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि जब वो ग्राफ नीचे आने लगेगा इसका मतलब ये है कि वास्तविक संख्या भी नीचे आ रही है। तो ये समन्वय जो इन दोनों का है वो हम उसका प्रयोग करके वास्तविक संख्या के बारे में कह सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो मैं फिर जो सवाल मैंने किया था उसी को फिर दोहरा रहा हूँ, महाराष्ट्र में ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो, या ये कि पीक पर हुआ और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो नीचे गिरने लगा, या सचमुच काम ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप उसको उनका श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो गणितज्ञ होने के नाते उसको देखेंगे और गणितज्ञ होने के नाते दोनों चीजें अलग-अलग है, काम होना और पीक पे आकर के ऑटोमेटिकली उतरना, दोनों ही अलग-अलग चीजें हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा आकलन ये है, और ये लगभग हर जगह, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि सब जगह लागू हो रहा है कि यदि मान लीजिए कि कोई लॉकडाउन न लगाया जाए, महाराष्ट्र का एक उदाहरण लेते हैं, यदि महाराष्ट्र में लॉकडाउन न लगाया जाता तो पीक लगभग उसी समय आती, उसका स्तर ऊपर होता, जितने पे पीक आई उससे अधिक आती, शायद 10% या 20% और ज़्यादा केसेस आते। और ये संक्रमण, किसी भी संक्रमण की एक ये रूप होता है कि बढ़ता रहता है और एक समय आता है जब अपने उच्चतम स्तर पे होता है और उसके बाद बिना किसी के कुछ किए हुए अपने आप ही वो नीचे आने लगता है। उसका कारण ये है कि संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और जो संक्रमित नहीं है
जो संक्रमित हो सकते हैं उनकी संख्या इतनी कम हो जाती है कि संक्रमण को फैलने के लिए लोग ही नहीं मिलते, तो इसलिए वो संख्या उसको वो गिरता जाता है। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने का और वहाँ पे जो जो भी सरकार ने और अन्य लोगों ने उसको मैनेज किया, उसका अंतर अवश्य पड़ा, और अंतर इस प्रकार से दिखा कि जो पीक जो ऊपर आनी थी वो थोड़ा नीचे आई, जिससे कि वहाँ के हॉस्पिटल्स में और अन्य जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर उतना अधिक प्रेशर नहीं मारामारी आया, नहीं हुई। मारामारी उतनी हो सकती थी और ज़्यादा वो नहीं। तो तो इसकी दोनों ही बातें हैं कि देखिए महाराष्ट्र का तो कर्व नीचे आना ही था, मतलब क्योंकि वहाँ संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, तो अब कम लोग हैं जो संक्रमित नहीं हैं और संक्रमण की संभावना है जिनमें। लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी श्रेय जाता है कि उन्होंने जो जितनी बुरी हालत हो सकती थी उतनी नहीं होने दी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यही चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में भी पीक आ चुका है, आना ही था और नीचे आना था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों ने मेहनत करी उसकी वजह से पीक जो जहां तक आ सकता था उससे कम ही रह गया। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी मेहनत की, लेकिन पिछले दिनों जो देखा गया लखनऊ में जो मातम मचा था जिस तरीके से, और कानपुर में भी उसकी पुनरावृत्ति दिख रही थी, तो वो वही थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान नहीं हो पाया, या उससे बहुत बुरा हाल हो सकता था, उससे कम हुआ, आप ये मानते जी हैं? हाँ, देखिए ये समझते कि हम लोग को समझना होगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है जिस प्रदेश में, उसमें बहुत 1-2 महीने में बदलाव नहीं आ सकता। तो जो स्थिति है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की उत्तर प्रदेश में, उसको ध्यान में रखते हुए जितनी और ज़्यादा मारामारी की संभावना थी उतनी नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि मारामारी नहीं हुई, यस बहुत लोगों को बहुत अधिक परेशानियां हुई, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जब महाराष्ट्र में पीक में था तब महाराष्ट्र में हर जगह हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि जब इतने अधिक लोग संक्रमित होकर ऑक्सीजन मांग रहे हैं या और दवाइयाँ मांग रहे हैं, आईसीयू में जाना चाह रहे हैं, तो उनको पूरा सुविधाएं दे सके। बल्कि भारत क्या कहें, किसी भी देश में, विकसित देशों को भी देख लीजिए, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो या अमेरिका हो, वहां भी जब ये इटली था, कोरोना पिछले साल तो वहां पे भी जिस तरीके की स्थितियां देखी, जब चरम वो सीमा बहुत पे ही थे तो दर्दनाक एकदम थी। वही हॉस्पिटल में के बाहर लोग ऐसे ही पड़े हुए थे। बहुत ही दुखदाई अवस्था थी तब वो उन लोगों के लिए। तो हमारे यहाँ तो और भी सुविधाएं कम हैं और जनसंख्या कहीं अधिक है, तो हमारे यहाँ इस प्रकार से जो बहुत कष्ट लोगों को सहना पड़ा, वो आ, वो उसको कह सकते हैं कि एक ये महामारी इस प्रकार से आई और इतनी तेजी से आई इस बार कि किसी को तैयारी करने का अवसर ही नहीं दिया इसने। एक सवाल है तैयारी करने का अवसर को लेकर के, क्या पिछले साल जो आने के बाद में और जो हमें आकलन पहले से कर लेना चाहिए, और महाराष्ट्र हमारे सामने उसका उदाहरण था, तो क्या हम उसको बहुत सारा आकलन कर नहीं पाए, समझ नहीं पाए स्थितियों को, या ये कि खत्म हो गया था और फिर अचानक उभार पर आ गया और लग रहा था कि नहीं आएगा? अंदाजा जो यही था, हमारा भी था, अन्य वैज्ञानिकों का जिन भी यही था कि उभार आएगा, लेकिन इस स्तर का नहीं होगा। और जिस स्तर का उस समय जो अप्रैल के शुरू में जो बात चल रही थी, जिस स्तर पे आने की, उस स्तर पे यदि आता तो शायद हम इतने दुखदाई अवस्था में नहीं होते। लेकिन ये जितने प्रेडिक्शंस थे वो गलत साबित हुए। अब इसकी मेरे विचार से पूरी एनालिसिस जो है, ये जब ये वेव चली जाए तब करना उचित होगा कि किस
कौन क्या कब ज़्यादा अच्छे से कर सकता था, क्योंकि इस समय हम लोग एक वेव के बहुत अधिक स्तर के बीच में हैं, तो सारा ध्यान होना चाहिए कि कैसे लोगों निपटा को जाए। पूरी सुविधाएं दी जाए। जी, सबका मेरे ख्याल से इस समय किसने गलती करी, क्यों करी, कैसे नहीं, करी, गलती का तो सवाल नहीं है, वो गलती बाद बात में, की मेरे बात ख्याल है, से वो तो एनालिसिस पहले तब। एनालिसिस बाद में हम लोग को करना चाहिए। हम सबको अपने अंदर देखना चाहिए कि भाई हमने स्वयं कहाँ पे कुछ ऐसा किया जो शायद हम और अच्छा कर सकते थे। मैं स्वयं सोचता हूँ कभी कि क्या हम अपने मॉडल में कुछ ऐसी चीज़ें ला सकते थे जिससे कि हम सही पकड़ पाते कितना ऊंचा जाएगा। लेकिन फिर वही सोचता हूँ कि भाई अभी नहीं, अभी पहले अपनी एनालिसिस जारी रखते हैं, फिर बाद में जब शायद जून के महीने में ऐसा मौका मिलेगा हमें कि हम उसको मॉडल को फिर से एनालिसिस करके शायद उसको और बेहतर बना पाए। ज्यादातर जो सवाल है वो एंटिसिपेशन को लेकर के ही होते हैं कि साहब एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ये बाहर बैठ के मुझे लगता है कि हम लोग ये ज्यादा आसानी से कह सकते थे, लेकिन जब अंदर आप होते, जब आपको काम करना होता है, तो शायद वो उतना आसान नहीं होता है। खैर, क्या इस समय जो आंकड़े हैं वो हर्ड इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करते हैं, या इस जैसे पिछली बार हम लोग हर्ड इम्यूनिटी का बड़ा सब्री से इंतजार कर रहे थे, इस बार वो हर्ड इम्यूनिटी का शब्द थोड़ा गायब सा नजर आ रहा है। क्या वजह है? आपको आप बड़ा मुस्कुरा करके समझ रहे हैं इसको, तो इसकी इसकी क्या कारण है? अब इस बार कोई कहना नहीं चाहता कि हर्ड इम्यूनिटी हम आ गए हैं या आने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार जिसने जिसने कहा था सब गलत साबित भुगत हुए। चुका। हमने भी कहा हाँ, था कि हम शायद हर्ड इम्यूनिटी के पास हैं, और हाँ, गलत साबित हुए। और इसका देखिए कारण है, ऐसा नहीं है कि ये लोगों ने गलत कहा था, गलत इतने कैसे साबित हुए। एक जो चीज होती है कि आपके अंदर इम्यूनिटी आई, लेकिन इम्यूनिटी हमेशा नहीं रहती। इम्यूनिटी का कुछ समय होता है, उसके बाद इम्यूनिटी कम होती जाती है और कुछ समय में खत्म हो जाती है। हम्म, तो अभी हमें इस वायरस के बारे में इतनी स्टडी नहीं है कि हमें पता ठीक से हम कर पाए कि आखिरकार कितने समय तक इम्यूनिटी रहती है इसकी। हम्म, तो अब हमें इसकी संभावना दिख रही है। अब जब इस तरह की वेव आई कि शायद काफ़ी लोगों की जिनको पहली वेव में इम्यूनिटी आई थी, उनकी इम्यूनिटी मार्च तक आते आते चली गई, और ओके। इससे वो हर्ड इम्यूनिटी की जो यदि मान भी लें कि पहले हर्ड इम्यूनिटी आ गई थी या उसके हम पास में थे, उसके अभी तो फिर अब उसके दूर चले गए हैं। अब फिर तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों में इम्यूनिटी आ रही है बिल्कुल। और पीक जब आएगी इसकी, जैसे मैंने कहा कि अब आसपास ही हैं, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि भाई अब हर्ड इम्यूनिटी के हम पास पहुंच गए हैं। लेकिन वही बात है कि भाई ये आखिरकार कब तक रहेगी हर्ड इम्यूनिटी? क्या 2 महीने में, 3 महीने में फिर हम नीचे चले जाएंगे और फिर हर्ड इम्यूनिटी के दूर हो जाएंगे? तो इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी की बात करना शायद इस समय सही नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं अभी तक समझ पाए कि आखिरकार इम्यूनिटी जो है वो कब तक चलती है। आपकी स्थिति में अब आपको क्या लगता है कि ये जो पीक आ गया है आपका, या मतलब इस समय जो आप लग रहा है कि अज्यूम कर रहे हैं कि अब आसपास है या आ गया है, पहले तो हम ये मान लेते हैं आ गया है, लेकिन अब इसका उतार कितनी, जो आपने पहले मुझसे एक सेंटेंस कहा था कि जितनी तेजी से चढ़ेगा उतनी तेजी से उतरेगा, तो क्या हम ये माने कि मई एंड तक ये एक काफी नियंत्रित स्थिति में या मॉडेस्ट स्थिति में आ जाएगा? पता नहीं मॉडेस्ट शब्द इस्तेमाल जी, करना चाहिए। हमारा आकलन है कि मई एंड तक ये 2 लाख से नीचे स्तर आ जाएगा नए इन्फेक्शंस का। ओके। और फिर जून में और नीचे जाएगा। हम्म। तो हम आशा अभी भी यही कर रहे हैं कि जो हमारा प्रेडिक्शन है वो ठीक स्थिति में रहेगा। अभी तक जो हाथ चल रहे हैं वो लगभग मतलब 2-4 दिन आगे पीछे मान सकते हैं, लेकिन बाकी जिस प्रकार से हमने आकलन किया था 24-25 अप्रैल को, हम उसी प्रकार से चल रहे हैं।
क्या उतार जो है, मतलब जो मॉडस का कहने का मतलब ये था कि 30-40 हजार केसेस रोजाना देश भर में, वो उस पर पहुंचने की कब तक है, क्या है, जून में जून भी जाएगा, जून में मतलब पूरा पहुंचे, जाएगा? जून के अंत तक हम पहुंच जाएंगे उस तक। मतलब जून के अंत तक चीजें सब सामान्य स्थिति में हो सकती हैं कम से कम। लेकिन अब गणितज्ञों ने तो नहीं, वैज्ञानिकों ने जरूर डरा दिया है कि दूसरी लहर के बाद अब भैया तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहो। आप कानपुर के हैं तो कानपुर में ये अक्सर था, कहा भैया अब तो इसके लिए भी तैयार रहे पड़ी। तो अब उस पे क्या है आपका देखिए, आकलन? मेरा मानना है, मेरा इसका तीसरी लहर के बारे में बहुत लोगों ने एक अपनी चिंता जाहिर करी, और होनी भी चाहिए। मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ। नॉर्मल फ्लू वायरस जो है, उसकी हर साल लहर आती है। अक्टूबर नवंबर में जो शुरू होती है और फरवरी मार्च तक चलती है। हर साल बिना नागा के लहर आती है, लोगों को संक्रमित करती है और चली जाती है। कोई उसके बारे में आज तक बात ही नहीं, नहीं, दसियों साल में कोई ने बात ही नहीं करी। तो लहर आना महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लहर असर क्या करती है। तो यदि कोरोना वायरस है, अब ये कहीं जाने वाला नहीं है, तो इसकी लहरें भी आती रहेंगी, वो तो निश्चित है। लेकिन उसका यदि हम नॉर्मल फ्लू के बराबर यदि हम ले आ पाए, तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वही हमारा प्रयास होना चाहिए, वैक्सीनेशन और थोड़ा प्रिकॉशन कि भाई भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ भी दिखे कि हाँ ये वायरस संक्रमण थोड़ा फैलने लगा है, मास्क पहन ले जब भी भीड़ वाली जगह में जाए, तो संक्रमण के जो स्तर है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और वैक्सीनेशन अगर अधिकतर जनसंख्या में रहा तो उनको असर भी ज़्यादा नहीं करेगा, तो फिर वो उसकी हालत वही हो जाएगी जैसे नॉर्मल फ्लू वायरस की है, लगभग। आप सब गणितज्ञ हैं, बहुत माने जाने विश्व स्तरीय गणितज्ञ हैं। आप भी सोचते होंगे कि इस देश में कब तक वैक्सीनेशन हो पाएगा? जो हालात है, क्या आपका आकलन क्या है कि कब तक खत्म हो सकता है? अगर आपको क्या लगता है, क्या हालात को देखते हुए, फिलहाल की स्थितियों को देखते हुए, अन्य जगहों से सहयोग जो मिल रहा है उसको देखते हुए जो भी? प्रोजेक्शंस हैं, और ये अब हमारे देश के लिए बहुत ही इसको मैं कहूँ भाग्य की बात है कि दो दुनिया के बहुत बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत में हैं और हमारी अपनी वैक्सीन है। क्योंकि जो हालात हैं इस समय विश्व में, अगर हम वैक्सीन स्वयं नहीं बना रहे होते तो बाहर से आने की वैक्सीन की बड़ी मात्रा में संभावना न के बराबर थी। तो अब हम स्वयं अपनी वैक्सीन बना रहे हैं और वैक्सीन की कैपेसिटी बनाने की लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो मैंने आकलन देखा है उसके अनुसार अक्टूबर तक लगभग 40% जनसंख्या को वैक्सीन मिल जानी चाहिए। और यदि ऐसा हो जाता है तब वास्तव में हम हर्ड इम्यूनिटी की बातें कर सकते हैं उस समय, कि यदि 40% को वैक्सीन हो गई और मान लीजिए 20-25% नेचुरली वैक्सीनेटेड रहे, नेचुरली इम्यून रहे संक्रमण आने की वजह से, तो फिर शायद हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि ज़्यादा संक्रमण बढ़ नहीं पाए। और मैंने अक्टूबर तक 40% कहा, और अगले 2 महीने में दिसंबर तक शायद वो नंबर 50 या इवन 60% तक पहुंच सकता है। नहीं, तो आप ये जो बात कर रहे हैं वो दोनों डोज की बात कर रहे हैं या सिंगल डोज की बात कर दोनों रहे हैं? डोज की, मैं दोनों डोज की बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता है, और किस गणित के किस हिसाब से आपको लग रहा है कि अगले 6 महीने में 40% यानी कि हम माने कि 80 करोड़ डोज, वैक्सीनेशन हो जाएगा? तो वही 6 जो महीने में 80 करोड़, यानी कि अगर आप माने तो 10-12 करोड़ वैक्सीनेशन हर महीना। 12 करोड़ वैक्सीनेशन का मतलब है लगभग 50 लाख रोज लगाए जाएं, वैक्सीनेशन किया जाए। तो इस आज की स्थिति में, और अभी तो प्रोडक्शन भी फिलहाल उतना तेजी से उन्होंने कहा है कि मई जून से हम पहले नहीं दे पाएंगे, सीरम ने
और ये भी इनको तो पैसा अभी मिला ही है। इनके नखरे कम दिख रहे हैं वैसे भारत वालों के, लेकिन नखरे एक आम भाषा में बात कर रहा हूँ। लेकिन सीरम ने तो कहा ही है कि वो हथेली पे सर तो नहीं जप सकती है, तो टाइम लगेगा। तो अगर आप जून तक ऐसे ही छोड़ दें जिस वर्तमान हालत की स्थितियों में, और जब सबको भी शुरू हो गया है, तो जून के बाद यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप 4 महीने में कह रहे हैं 40%, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है ये दे रहे टारगेट हैं है आप जी, हाँ। उनको? जी बिल्कुल है। और लेकिन जो जिस तरीके से कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और आपने हुँ, सही कहा जून तक बहुत अधिक संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन जुलाई से काफ़ी हद तक नंबर्स बढ़ेंगे वैक्सीन की हुँ, अवेलेबिलिटी के। और साथ ही साथ भारत अब जैसे स्पुतनिक है उसको इंपोर्ट का लाइसेंस कर भी रहा दे है। दिया है, स्पुतनिक भी अब अच्छी संख्या में शायद आ जाएगी भारत। तो ये सब मिला के हम 80 करोड़ वैक्सीन अक्टूबर तक आ जाने की संभावना, जो मैंने देखे नंबर्स देखे हैं उससे दिख रहा है कि 80 करोड़ वैक्सीन अक्टूबर तक भारत में अवेलेबल होगी। चलिए, आपके मुँह में घी शक्कर, चीज़ें बहुत सामान्य तरीके से हो जाएँ और अनुमान आपका बिल्कुल ठीक रहे, और आमतौर पे आपके अनुमान बहुत अच्छे रहते हैं। ईश्वर इस अनुमान को कम से कम बहुत अच्छा रखे और उससे अच्छे से अच्छा साबित हो। यही हमारी कामना है, और बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय दिया और कुछ अच्छी और आशापूर्ण बातें, जैसे कि पहले हम लोग करते रहे हैं, आप करते रहे, मैं तो क्या करता हूँ, आप करते रहें, आप बताते रहें और उम्मीद की किरण आप जगाए रखते हैं। ये जगाए रखिए, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं समाज के लिए, साइंस के लिए, गणित के लिए। बहुत-बहुत आभार आपका। धन्यवाद।